ताल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। सरकार 10 अगस्त को एफसीआरए में संशोधन का बिल लाने की तैयारी में। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल इससे संस्थाओं पर पड़ने वाले असर को मुद्दा बना रहे हैं। भारत के एफसीआरए में संशोधन अमेरिका को भी अखर गया है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि एफसीआरए के संशोधन पर जो सवाल उठ रहे हैं या फिर उठाए जा रहे हैं, उसकी वजहों को समझना भी जरूरी है। विदेशी फंडिंग में जो बदलाव सरकार चाहती है, उसके पीछे के तर्कों पर चर्चा जरूरी है। उन चिंताओं पर भी चर्चा जरूरी है जो संस्थाओं की ओर से जताई जा रही है। ऐसे में सवाल है कि एफसीआरए संशोधन बिल में ऐसा क्या है जो देश विदेश से सवाल उठ रहे हैं। अगर किसी विदेशी फंडिंग से देश के सामने कोई मुश्किल खड़ी हो रही है, तो सख्ती क्यों नहीं होनी चाहिए। दुनिया के तमाम देश, जिसमें अमेरिका खुद है, विदेशी फंडिंग पर सख्त नजर रखता है, तो भारत क्यों ना ऐसा करे। विपक्ष को ऐसा क्यों लगता है कि एफसीआरए में संशोधन सरकार विरोधी आवाज दबाने के लिए। और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे खास मेहमान। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे। अविश्वास के माहौल में इस प्रकार के बिलों को लाना जानबूझकर आखिरी 2-3 दिनों 4 दिनों में, मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत कूटनीति है। धर्मांतरण के लिए, देश विरोधी गतिविधियों के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को हैक करने के लिए और भारत की संप्रभुता पर हमला करने के लिए उनका उस फंड का प्रयोग किया जा रहा था। व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई कानून बनता नहीं है, वो देश के हित के लिए बनता है, और कानून आएगा तो निश्चित रूप से फायदा होगा उसका। They cannot pass this type of important bill. We cannot allow them to pass. मुझे नहीं लगता कि हमारे देश की जो संप्रभुता है, हमारे देश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस पर कोई भी विदेशी जो है वो उसमें हस्तक्षेप करे। हम तो दादागिरी झेल रहे हैं ना, छोड़ दीजिए उसे। उसकी अमेरिका अलग थलग पड़ रहा है विश्व के अंदर। एफसीआरए बिल है, ये कई सालों से लटका हुआ है। ये देश हित में है, ये बिल है। हमारे साथ हैं प्रेम शुक्ला, बीजेपी के प्रवक्ता। हमारे साथ प्रोफेसर सतीश प्रकाश जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। साजिद रशीदी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट है ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के। एडवोकेट आलोक बेसरा जी हैं, लीगल मेंबर रोमन कैथोलिक तुर्जी पारिश चर्च पटना से। और भी हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। प्रेम शुक्ला जी, एफसीआरए में संशोधन को लेकर इतना विरोध क्यों है? ये तो विरोधी ही जाने कितना विरोध क्यों कर रहे हैं। मौलिक मुद्दा ये है कि क्या एफसीआरए के लागू होने से किसी सामान्य संस्था को किसी प्रकार का विपरीत परिणाम पड़ रहा है? तो नहीं पड़ रहा है। जिन संस्थाओं को फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, अगर वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो सरकार का के नियम है, उसके नियमानुकूल अगर वो अपना जो है नियमों का अनुपालन करते हैं, तो उनको भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं है। परेशानी है कि जो भारत में रहकर भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान इस एफसीआरए के संशोधित एक्ट में होना सुनिश्चित हुआ है। ऐसे में राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करने की जो है छूट तो कोई देश नहीं दे सकता है, तो भारत ही इस तरह की छूट क्यों दे? तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता का जो है छूट चाहने का कारण क्या है, ये बड़ा प्रश्न है। तो इस पर विरोध करने का कोई औचित्य ही नहीं है। ठीक है, मैं साजिद रशीदी जी, क्यों ये कहा जा रहा है कि ये जो संशोधन लाया जा रहा है, ये चर्च, मदरसों या फिर जितने भी अल्पसंख्यक एनजीओज हैं, उन पर कंट्रोल करने की कोशिश है?
नहीं, देखिए, इसको आप अल्पसंख्यक से क्यों जोड़ रहे हैं? विरोधी इसी बात को लेकर हो रहा है। एफसीआरए का मतलब ये है कि बाहर से नहीं, एफसीआरए का मतलब ये है कि बाहर से जो भी पैसा आता है, सरकार को ये इख्तियार है कि उसको आ रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। क्यों सरकार को इख्तियार नहीं है? सरकार को नियंत्रण करना चाहिए इस बात पर। बहुत सारे लोग उसका जो दुरुपयोग करते हैं वो रुकेगा, अच्छी जगह पर इस्तेमाल होगा, ये अधिकार है। जो लोग इसका खंडन कर रहे हैं, इसका विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके मनों में चोर है। वो गलत जगह से पैसा लेना चाहते हैं, गलत जगह लगाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं तो कहता हूं मदरसों का हिसाब किताब भी पूछो, ऑडिट कराओ साल में एक बार, क्या दिक्कत है उसमें? तो ईसाई मिशनरीज क्यों इसका विरोध कर रही हैं? मैं समझता हूं ईसाई मिशनरी को भी उसका नहीं करना चाहिए। देखो, सवाल ये है कि यही तो चाहते हैं, सरकार यही तो चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी यही तो चाह रही है कि उसका विरोध किया जाए। अच्छा, ये और आप विरोध कर रहे हैं उसका। ये आप नया तर्क ले आए, नया लॉजिक ले आए भाई। जो चाल आप सरकार तो चाहती है कि इसका विरोध नहीं, आप एक बात बताइए, क्यों विरोध हो उसका? सवाल यह कि विरोध क्यों हो? आप बिला वजह विरोध कर रहे हैं। ओके भाई, मेरे पास अगर कोई 10 रुपया हमारे साथ एक और पक्ष है। नहीं, साजिद रशीदी जी, आपने कहा ना कि नहीं करना चाहिए ईसाई मिशनरीज को। हमारे साथ कैनेडी करीम बिल कलियाल सर हैं। मैंने शायद नाम ठीक से आपका लिया, अगर ना ले पाया हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। कैनेडी सर, साजिद रशीदी को आपने सुना, ये कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए विरोध। क्या आप लोग उस संशोधन को आप समझ नहीं पा रहे हैं? See, Pratyush, let me tell you something. Being the vice president of the Christian Council, let me openly say that I don't believe the Modi government, पिछले कितने साल से इधर रूल करता है। वो लोग का एक्सपीरियंस, वो लोग क्या क्या किया है इंडिया के लिए, क्या क्या हमको बेनिफिट मिला है, वो लोग का टारगेट क्या है, ये सब हमने देखा है। वो सीएए, एसआईआर और 370 निकाल दिया है। सभी में वो लोग का एक टारगेट है, वो पॉजिटिव टारगेट है। वो लोग को कुछ नेगेटिव टारगेट बिल्कुल ही नहीं है। वो लोग को शक करने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन क्रिश्चियन चर्च को क्या हो गया है, इधर वी ऑल नो दैट चैरिटी ऐसा बोल दिया तो ही हमको मालूम है। आप मेरा पैनल मेंबर्स, रेस्पेक्टेड मेंबर्स, जस्ट टू ट्राई टू रिमेंबर सम ऑफ द नेम्स ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, द ऑर्गेनाइजेशन, सेंट मार्टिन, सेंट पाउलस, सेंट सेवियर, ऐसा सब में क्रिश्चियन नाम आता है चैरिटी में। तो वो चर्च लोग बाहर से फंड मिलता है, ऑफ कोर्स दे आर गेटिंग इनफ फंड एंड दे आर utilizing the funds for the charity activities, absolutely. But what they are aiming, there should be an accountability. It should be audited. It has to be perfectly done. वो चर्च अथॉरिटी इसको उसमें थोड़ा शक है, वो क्या क्या करने वाला है, बिल का एम क्या है, बिल के हिसाब बाद वो पास होने के बाद क्या क्या आ सकता है, उसमें कुछ डाउट है। तो वो इसलिए चर्च का अथॉरिटीज, बिशप लोग, हमारा respected bishops, they already met Prime Minister and I'm sure that Prime Minister वो लोग को कन्विंस किया होगा। इसका मतलब कि कुछ डाउट्स हैं, वो डाउट्स क्लियर होने चाहिए। आपका जो तर्क है वो मुझे जहां तक समझ आ पाया। मैं क्या पूछता है मेरे को, let me complete. जी। How an Indian can refuse? How being an Indian citizen, how can we deny? How can we refuse this bill? मैं जल्दी से विवेक सर, ठीक है सर, मैं विवेक सर आपके पास आ रहा हूं। विवेक सर, मतलब अगर कोई संस्थान, उससे विदेशी फंडिंग हो रही है, नियम तो पहले से है, कांग्रेस लेकर आई थी, उसके बाद मनमोहन सरकार के समय में, मोदी सरकार के समय में उसमें कुछ संशोधन हुए, उसको और सख्त किया गया। उस वक्त कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन अब जब संशोधन आ रहा है तो इसको लेकर विरोध क्यों? अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सही है, आपके पास सारी ऑडिट सही है, तो फिर डरने की आवश्यकता क्या है? नहीं, ऑडिट तो पहले से चल रहा है। वही तो मैं कह रहा हूं, पहले से व्यवस्था है, तो अब डर की व्यवस्था, अब डर का विरोध क्यों? क्योंकि भाई साहब डर लग रहा है, क्यों?
ये केनेडी साहब ने एक स्टेटमेंट कहा कि साहब हमें मोदी सरकार पे विश्वास नहीं है। आई एग्री विद दैट। अब बेसिक बात क्या है साहब, ऑडिट तो हो आज से नहीं, जब से रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज के यहाँ पे कोई भी एनजीओ, कोई भी ट्रस्ट, कोई भी सोसाइटी बनती है, एनुअल रिटर्न आपको तो भरना ही पड़ता है। वो तो कानून है। अगर आप नहीं भरेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सरकार कैंसिल कर देंगी। कोई नई चीज तो है नहीं, तो ये तो ऑलरेडी हो रही है, तो ये तो कुछ भी नया नहीं हो रहा। तो ऑडिटिंग इज ऑलरेडी इन प्लेस। लेकिन तो ये कोई नई चीज नहीं है। प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम कहां है साहब? सरकार कह रही है आप हमारे हिसाब से चलेंगे। अगर आपको डोनेशन बिहार के लिए मिली है और बाई चांस बिहार में बाढ़ आ गई, आप वहां कंस्ट्रक्शन के एक्टिविटी नहीं करा पाए, अब आप चाहते हैं उस फंड से मध्य प्रदेश में करा दें, तो आप नहीं करा पाएंगे। आपको हमें अप्रोच करना पड़ेगा, हम आपको बताएंगे आप करेंगे या नहीं करेंगे। उसके बाद सुनते रहिए जरा। सर एक मिनट प्रेम शुक्ला जी को और विवेक जी को एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। ज्योग्राफिकली भी अब वो एनजीओ या सोसाइटी फॉरेन फंड को, मैं इनसे जानना चाहता हूँ एफसीआरए किस प्रावधान में ये है? नहीं, ये जो बात ये कह रहे हैं कि भाई बिहार के लिए मिला तो आप कहीं दूसरी जगह यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे, सरकार तय करेगी कि एनजीओ तय करेगा? आपको परमिशन लेना पड़ेगा एनजीओ को, अगर वो फॉरेन के फंड्स को एक स्टेट के बजाय दूसरे स्टेट में लगा रहा है, इट हैज टू टेक अ ड्यू परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो परमिशन लेने में क्या आपत्ति है? इन केस मैं वही बात बता रहा हूं ना आपको सर। एक तो हाथ जोड़ के हम गए साहब, हमने कहा हम गरीबों के लिए पैसा दे दीजिए साहब, हमें यहाँ शिक्षा या चैरिटी का काम करना है। बड़ी मुश्किल से डोनेशन लेकर के आए, अब पता लगा एक राज्य में नहीं कर पा रहे हैं, उस राज्य में नहीं कर पाए तो आप लोग कह रहे हैं कि साहब यहाँ नहीं कर सकते दूसरे राज्य में, तो फिर वापस आओ, फिर वहां हैरेसमेंट, फिर सरकारी तंत्र, फिर वही डीएम, फिर वही कलेक्टर, फिर चाहे हमारी हो या आपकी। हाँ तो अच्छा और बताइए सर, ये पहले से क्या हैरेसमेंट होगा? नहीं सर, प्रक्रिया को पूरा करना हैरेसमेंट कैसे है? नहीं बहुत हैरेसमेंट है सर। आगे आप सुनिए ना सर, और मैं बताता हूं इसमें। दूसरी बात क्या है साहब, आपका अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है तो आपके सारे एसेट्स एवरीथिंग विल बी कन्फिस्टिकेटेड देयर एंड देन। इसके ऊपर हमारा बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। आप उसके अंदर से ड्यूज निकालिए, ड्यू प्रक्रिया को फॉलो अप करिए, ये भी एक हमारा बहुत बड़ा एक केस के अंदर ऑब्जेक्शन है। तीसरा, जो मंशा है सरकार की, जो हमें लगा जो संघ की एक मंशा है, दे आर टोटली अगेंस्ट कोई भी चैरिटी एक्टिविटी बाय क्रिश्चियन मिशनरीज और बाय मदरसास, क्योंकि इनको लगता है वो आकर्षण का केंद्र बनेंगे। उनको देख करके विवेक जी, आप जो कह रहे हैं मदरसा, यहाँ पर साजिद रशीदी वो कह रहे हैं कि हमें तो कोई विरोध नहीं है, हमें किसी बात का डर नहीं है। साजिद रशीदी जी, आपको या आपके संस्थान को, एनजीओ को, मदरसे को और फंडिंग को लेकर किसी तरह का डर है क्या, साजिद रशीदी जी? नहीं, मुझे तो डर नहीं है भाई। तो विवेक सर को मैं तो कह रहा हूं, विवेक सर को इतनी आपत्ति क्यों है? आपने शुरुआत में कहा कि इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, विवेक जी को इतनी आपत्ति क्यों है? देखिए इसके अंदर और भी हो सकता है इनके पास काला धन हो जो ये बताना ना चाहते हो। साजिद रशीदी जी को और विवेक जी को एक साथ रखिएगा स्क्रीन पर। हो सकता है इनके पास जी सबका तर्क जाना चाहिए कि अगर डर लग रहा है तो डर के पीछे वजह क्या है, और अगर प्रावधान में कुछ ऐसा तो उस पर भी बात होनी चाहिए। साजिद रशीदी जी को और विवेक जी को लाइए पीसीआर। प्रावधान सुनिए सर, जी प्रावधान सुनिए। इस सरकार ने कहा साहब फोर्स्ड कन्वर्जन इज इन दिस कंट्री। विवेक भाई, आपकी कोई एनजीओ है क्या? विवेक भाई, एनजीओ आपकी कोई एनजीओ है क्या? वो तो व्यक्तिगत है, उससे क्या फर्क पड़ जाता है? उससे क्या फर्क पड़ता है सर? बात सिर्फ उसकी नहीं है ना, मंशा को समझिए। क्रिश्चियन मिशन नहीं, आप सुनिए ना मेरी बात सुनिए। नहीं, अगर एनजीओ है कि नहीं है? मैं कई एनजीओ का, अरे पहले बताओ तो सही मेरे भाई, पहले बताओ तो सही है या नहीं? हाँ तो उसमें क्या, हाँ है तो, अगर है तो नहीं, मैं उससे ये कहना चाहता हूं अगर है फिर तो आपको अधिकार है बोलने का कि हाँ भाई ठीक है मेरा नुकसान हो रहा है। नहीं, अगर नहीं है तो फिर क्या फायदा भाई उसके बोलने का? क्योंकि कुछ क्लॉजेस तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसके बारे में बोलने का क्या मतलब बनता है? अब ये बात आप सुनिए रशीद, नहीं, जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसको बोलने से क्या फायदा उसके बारे में? फिर आप उसे काउंटर कर लीजिए ना, मेरे लॉजिक को तो सुन लीजिए आप कम से कम। सर इस देश के अंदर ये सरकार और संघ कहती है फोर्स कन्वर्जन नहीं होना चाहिए, हम भी कहते हैं नहीं होना चाहिए, आप भी कहते हैं कोई भी चीज जबरन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब लोग अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी एक्टिविटीज करते हैं, मिशनरीज के रूप में, एजुकेशन के रूप में, प्रेम शुक्ला जी को एक बार फिर से लाइएगा स्क्रीन पर। निर्मल हृदय ने किया। ठीक है विवेक सर आपकी तमाम बातों को, दलीलों को सबने सुन लिया। प्रेम शुक्ला जी, जो बात यहां पर विवेक जी करे, एक तो इन्होंने कहा कि सरकार की मंशा, साजिद रशीदी ने कहा कि जो बच्चा भी पैदा ही नहीं हुआ उसको लेकर के पहले से आप अनुमान लगाए जा रहे हैं, क्या ऐसा है प्रेम शुक्ला जी? देखिए सरकार की मंशा पे, किस मंशा पर इनको संदेह है भाई?
सरकार अगर जो है कोई भी धन आया है, अगर उसका सदुपयोग हो रहा है तो सरकार को कोई आपत्ति ही नहीं है। आप दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो क्या चाहते हैं आप? जो विदेशों से लोगों ने धन दिया है, धर्मादा कार्यों के लिए धन दिया है, क्या उसका दुरुपयोग होना चाहिए? क्या उसको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लगाया जाना चाहिए? उसको समाज कल्याण के लिए आया है ना, तो कल्याणकारी कार्य करने पर तो कोई प्रतिबंध ही नहीं है। किस कल्याणकारी कार्य को रोका जा रहा है? कृपा करके विवेक जी बता दें कि फला संस्था के फला कार्य कल्याणकारी कार्य को सर आपकी नहीं हो तो सब नहीं, आप अलग नहीं, एक ही परिभाषा होगी। शासन की परिभाषा एक ही होगी। मेरी और आपकी अलग की क्या बात है? सर मैं मदर टेरेसा को जो धन दिया जाता है उपयोग समझता हूं। अगर आप जो है नहीं, अगर आप नहीं समझ लीजिए अब आप, ठीक है, अच्छा समझते हैं आप। कृपा करके मुझे बताइए, अगर वो आकर जन कल्याण कर रहे हैं तब तो स्वागत है, लेकिन अगर वो धर्मांतरण कर रहे हैं जबरन, तो उसको तो रोका जाएगा। जबरन धर्मांतरण के लिए किसी को लोभ के माध्यम से धर्मांतरण करने के लिए अगर धन का दुरुपयोग होता है तो इसको क्यों नहीं प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? ठीक है, सतीश प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सतीश प्रकाश जी, ये प्रेम शुक्ला जी जो कह रहे हैं, मुझे लग रहा है कि पूरे पैनल में सारे लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि इसको लेकर के एफसीआरए में ऑलरेडी प्रावधान है कि साहब आप जिस काम के लिए विदेशी फंड आया है उस काम में ही लगे, उसका पूरा ऑडिट ये होता है और सब हिसाब किताब देना पड़ता है। जब सब कुछ दुरुस्त है, सवाल यहां पर यह भी है कि साहब लाइसेंस इसका रद्द हो जाए, रिन्यू ना हो पाए, तो फिर एक अथॉरिटी इसे देखेगी उसके पूरे प्रबंधन को। सवाल यह है कि क्यों रद्द होगा लाइसेंस? अगर सब कुछ ओके है, सब कुछ दुरुस्त है, तो क्यों होगा? नहीं देखिए सर, जब ये इसका प्रावधान किया है 1946 में इंदिरा गांधी सरकार ने, उनकी दलील क्या थी कि इसका विदेशी धन का उपयोग सरकार बदलने में होगा। जी 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 मैं बोलूं? जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं देखिए सरकार नहीं थी सत्य जी। नहीं आप सुनिए, किसकी सरकार थी? 46 में मैं 76 की तो बात कर रहा हूं सर। 1946 की बात कर रहा हूं ना। आप मेरी बात सुनिए। नहीं सॉरी, शायद निकल गया होगा इनके मुंह से 76 ठीक है। सुनिए, देखिए जब जिस उद्देश्य हुआ 2010 में परिवर्तन हुआ, 2020 में परिवर्तन किसने किया? सरकार ने परिवर्तन किया। पीएम केयर फंड क्या सरकार के दायरे में नहीं था? वो एक प्राइवेट संस्था है जिसको पीएम केयर फंड बनाया गया। बाकायदा एक अमेंडमेंट होता है 2020 में और सरकार पीएम केयर फंड को उससे दूर कर देती है। जब सरकार अगर कोई संस्था चलाएगी तो वो इस रेगुलेशन एक्ट के दायरे से बाहर रहेगी। कारण है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि उसके उद्देश्य तय हो। जो पीएम केयर फंड के अंदर जो भी फंड आएगा, चाहे वो जनता से आए या विदेश से आए, सरकार उसका उपयोग अपने अनुसार करना चाहती है। ये गलत है ना। अगर सरकार की नीयत ठीक है, क्यों प्राइवेट सेक्टर, क्यों तमाम सरकारी संस्थाओं से? जबकि पीएम केयर फंड जो है वो सरकारी नहीं है, वो बाकायदा प्राइवेट संस्था है। उस पदेन अधिकारी प्राइम मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री उसके वे है, और 2 लोगों को प्राइम मिनिस्टर चुन सकते हैं। एक बात मुझे बताइए, जहां तक उद्देश्य की बात है, भारत में इससे पहले एक केयर भी चली थी। आपने सूचना का अधिकार का तहत, सूचना के अधिकार के तहत सरकारों ने यह मान लिया कि जो सरकारी संस्थाएं हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार है, और प्राइवेट सेक्टर को उसको जानबूझ करके बाहर किया। अब इस अगर ये एक्ट बन रहा है, इसमें जानबूझ करके जो सरकारी संस्थान है उसको तो आप बाहर कर रहे हैं, या सरकार जिन संस्थानों को ऑपरेट कर रही है वो बाहर हो जाएंगे, और जो प्राइवेट सेक्टर है, चाहे कोई धार्मिक संस्थान चला रहा हो, कोई पब्लिक चला रहा हो, उसके ऊपर आप कहीं ना कहीं सरकार लगा रहे। देखिए कहीं ना कहीं आपकी नीयत में खोट है। चाहे सरकार द्वारा संचालित हो या गैर सरकार द्वारा संचालित हो या किसी धार्मिक संस्थान के अंदर संचालित हो, हाँ ऑडिट तो हो रहा है ना। ऑडिट के ऊपर उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य की बात, दूसरी बात सुनिए, एक सबसे बड़ा सवाल क्या है? अगर आसाम में कोई संस्था काम कर रही है एजुकेशन को लेकर के, उसके पास कोई फंड आया है, आसाम में बाढ़ आ जाती है, आज आसाम के अंदर बाढ़ है, उस संस्था को बाढ़ के अंदर काम करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए पैसा प्राप्त हुआ है वही उद्देश्य के लिए वो पैसा खर्च होगा। जैसा विवेक जी भी बता रहे थे और तमाम लोग, विवाद यही है
समय के अनुकूल। आपने मालूम है बिल गेट्स के ऊपर जब बिल गेट्स ने तमाम संस्थानों को जब पैसा दिया तो वो एजुकेशन के लिए दिया, लेकिन वही पैसा जो पूर्वांचल में एक बहुत बड़ी बीमारी थी, तमाम संस्थानों ने उस बीमारी को लेकर के जो बच्चों को अक्सर मार देती थी उसके लिए उस फंड का यूज किया। मेरा मानना यह है कि सरकार को यह बात सोचनी चाहिए कि समय के अनुकूल परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, इसलिए उद्देश्य भी बदल जाते हैं। अगर कोई संस्थान जो है चैरिटी में काम करना चाह रहा है, अनंत विजय उसके सर, उद्देश्य क्यों? अनंत विजय सर, सतीश प्रकाश जी जो यहां पर कह रहे हैं, क्या एक डर है, भ्रम की स्थिति है या फिर कुछ और है? देखिए प्रत्युष जी, मैं सतीश प्रकाश जी का बहुत सम्मान करता हूं और बहुत इज्जत के साथ, विनम्रता के साथ ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जितनी भी बातें की वो इस एक्ट से अलग हटके की। इस एक्ट जो संशोधन आने वाला है उस पर कोई बात नहीं की उन्होंने। मुझे लगता है कि शायद अभी उन्होंने एक्ट देखा नहीं है, इसलिए वो नियत पे चले गए, पीएम केयर फंड पे चले गए, तमाम विवेक जी का सहारा ले लिया। नहीं, आप सुनिए। इससे पहले जो अमेंडमेंट हुआ है 2020 में वो पीएम केयर फंड को लेकर के ही हुआ है। टाइम नहीं बोला सतीश जी, आपके टाइम नहीं बोला। प्रोफेसर है सर, एक-एक करके सुनिए। देखिए सर, आनंद सर सबकी बात सुन रहे थे, एक-एक करके जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि देखिए इसमें जो मूल समस्या है प्रत्युष जी, वो समस्या है कि जो पैसा आ रहा है उस पैसे से पहले क्या होता था कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर किसी प्रकार की कोई सीमा नहीं थी। अगर आपको 100 करोड़ रुपए आ रहे हैं तो आप 50 करोड़ रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के तौर पर दिखा सकते थे किसी भी चीज के लिए। अब क्या कर रही है ये सरकार? इस सरकार ने जो पैसा आ रहा है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट पर एक सीमा लगा दी है कि 10 से 15% आप एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट के तौर पर खर्च कर सकते हैं। एक मिर्ची इससे लगी है। दूसरी, सतीश प्रकाश जी ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया काला ज्वर का, कि जो पूर्वांचल के क्षेत्र में वो किया गया। लेकिन एक दूसरा उदाहरण इसका ये भी है कि जो छत्तीसगढ़ में और बस्तर के इलाके में एजुकेशन के नाम पे पैसा आए वो माओवादियों की फंडिंग में चले गए। तो ये जो पैसा रूट होने का है, जैसे आप एक मिनट सर प्लीज, आप बीच में सर क्लास में भी आप ऐसे ही बोलते हैं सर। नहीं, क्लास में भी ऐसे ही बोलते हैं सर, प्लीज। कुछ आपकी जो बातें हैं ना वो जो है ना, सर आप अपनी बारी में बोल लीजिएगा ना। देखिए अपनी बारी में बोल लीजिएगा। आतंकवादी हो, माओवादी हो, मुसलमान हो, इसके बहाने कहीं ना कहीं सरकार अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है। पीएम केयर फंड का पैसा क्या हिंदुवादी लोगों के पास जाएगा? आप बताइए ना। आप अपनी बारी में बोल लीजिए। पैसा है, बोल लीजिएगा, काउंटर कर लीजिएगा। पहले इनको कंप्लीट कर दीजिए। सर आप तो मतलब सम्मान देने को तैयार है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से मिसयूज ऑफ फंडिंग होता है, बड़ी बात की गई ना यहाँ। असल में सबसे ज्यादा दिक्कत इनको 3 लोगों को है, कम्युनिस्टों को, कुछ मदरसा चलाने वालों को, सिविल सोसाइटी के नाम पर जिस तरह से मजबूत करने के लिए पैसे आते हैं। ठीक कहा प्रोफेसर साहब ने कि इंदिरा गांधी ने जब शुरू किया था तो इंदिरा गांधी की सरकार को डिस्टेबलाइज चलाने वालों को नहीं है सर, कुछ कहा बीच में कुछ मदरसा चलाने वाले को। सर शब्द सुन लिया करो आप लोग, तो कौवा कान लेके उड़ा तो कौवा के पीछे चले जाते हो। कान को देखो सर, कान को देखो ना। आपका कोई मदरसा चलता है? मदरसे वाले को नहीं है। आपका कोई मदरसा चलता है भाई? किसी मदरसे वाले को नहीं है। अननेसेसरी आपका लेना एक ना देना तो कोई मतलब नहीं आपका। वो कह रहे हैं कि किसी मदरसे को कोई डर नहीं है, वो तो वेलकम कर रहे हैं, यही है ना संजय दर्शी जी? आप एफसीआरए का वेलकम कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी के नाम पर जो पैसा मिलता है, इतनी बड़ी बात कही है, मैंने इतनी बड़ी बात कही है कि हर मदरसे का ऑडिट होना चाहिए। कराए सरकार। अरे सर आपको क्या पता मदरसा क्या होता है? आपको क्या पता मदरसा की व्यवस्था क्या होती है? आप चलाते हैं कोई मदरसा? मदरसे से पढ़ के आया हूँ, आप मदरसा से पढ़ के आया हूँ, रोजाना मदरसे में रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं मदरसा क्या है। प्रबंधन दोनों अलग अलग चीज है रसीदी साहब। नहीं मुझे नहीं पता। रसीदी पढ़ना और प्रबंधन जी दोनों आपको अलग पता है, अलग चीज जिसने है। मदरसे की गेट भी नहीं देखा, मैं तो व्यवस्था की बात कर रहा हूं, गेट तक नहीं देखा, उसको मदरसे का पता है। आप प्रबंधन जो 12 साल मदरसे में पढ़ के आया है कुछ पता है नहीं के बारे में। अजीब बात है, अजीब तर्क देते हो आप। कुछ पता हो तो बोला करिए। उसमें मैं कुछ पता तो कहीं और निकालो ना। आप खींच कहीं और निकालो, मदरसे को छोड़ दो। अच्छा चलो मदरसा छोड़ कहीं और निकालो, चलो मदरसा छोड़ते हैं, मदरसा छोड़ते नहीं है, मदरसा छोड़ दिया सर, ठीक है आप जीत गए, मदरसा छोड़ दिया। मैं अपनी बात कह लूं, नहीं तो आप जैसे लोग तो बोलते ही रहेंगे।
तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं प्रत्युष जी कि जिस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को की सीलिंग तय की गई है और दूसरा जो सिविल सोसाइटीज और धर्म की शिक्षा के नाम पर जो अनुदान आता है जिसका मतांतरण में उपयोग किया जाता रहा है, उन सब के लिए नियम सख्त किए गए हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, ये संशोधन पिछले 8 साल में 5 बार हो चुके हैं अलग अलग समय पर। आपको याद होगा कि बहुत सारी संस्थाओं ने इसको लेकर जिस कॉस्ट की सर आप बात कर रहे हैं, जिस कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं, पहले 50% था। 2010 में सर आपने कहा जिस कॉस्ट की आप बात कर रहे हैं कि आप कितना प्रशासनिक आप खर्च कर सकते हैं विदेशी फंडिंग का, पहले 50% लिमिट था, उसको और घटा करके 2010 और 2020 में सरकार ने घटा करके और 20% तक उसको ले आया। और उसके लिए ऑलरेडी पहले से सख्त प्रावधान है। सिर्फ दिल्ली का एक तय एसबीआई ब्रांच उसी के खाते में आएगा। बहुत सारी चीजें हैं। सब ग्रांट अब मंजूर नहीं होगी, यानी कि किसी बड़े एनजीओ को मिला तो किसी छोटी एनजीओ को ट्रांसफर, ये भी पहले से, ये ऑलरेडी सख्त प्रावधान है, ऑलरेडी सख्त प्रावधान है। हमारे साथ स्वामी शैलेशानंद गिरी हैं, महामंडलेश्वर अर्जुना अखाड़ा के। स्वामी शैलेशानंद के नाम पर प्रत्युष जी मकान बना लिए जाते थे, अगर वो गलत पकड़े गए तो वो मकान सीज करने का अधिकार भी सरकार के पास। बिल्कुल, डर किसी को नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास पैसा किसी सोर्स से आ रहा है तो वो सोर्स क्या है, उसका यूटिलाइजेशन क्या हो रहा है, इसको बताने में दिक्कत क्या? शैलेशानंद गिरी जी, क्या ऐसे कोई हिंदूवादी संगठन या एनजीओ, इनको भी ऐसा कोई भय या डर या भ्रम है क्या कि इसमें ये जो संशोधन हो रहा है इससे दिक्कत हो जाएगी? जी नहीं प्रत्युष जी, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी धर्म आधारित संगठन है, चाहे वो कोई से भी धर्म को हो, उनको राष्ट्र हित के अंदर इसका कोई विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। पर हाँ, ये बात सच है कि नॉन गवर्नमेंट हो, गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेट्स हो, उन सब के ऊपर जिस प्रकार से फेरा को हमने रिफ्यूज करके फेमा बनाया था 1999 में, और फिर फेमा से अब हम जान रहे हैं कि भाई फिर से एक रेगुलेटरी एक्ट ये आ रहा है। तो इसके अंदर एक बात पक्की है, कोई सी भी संस्था हो, मैंने जो कहा, उसका सोर्स ऑफ इनकम यानी इनफ्लो ऑफ इनकम और उसका एग्जीक्यूशन बहुत ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। उसका उपयोग कहाँ हो रहा है ये जानना बेहद जरूरी है, और ये जनता को भी जानना बहुत जरूरी है। आप एक तरफ बात करें, आप राष्ट्र हित के लिए बनी हुई संस्थाएं हैं, तो हर चीज को ट्रांसपेरेंट रखने में क्या बुराई है? मैंने तो राजनीतिक दलों तक के लिए कहा था कि भाई आपके जितने भी अनुसांगिक संगठन है, उनको जहां जहां से आय आ रही है उसको सार्वजनिक पटल पे करिए, उसको भी आप सूचना के अधिकार के तहत लाइए, और हर व्यक्ति को जानने का अधिकार है कि उनके नाम पर यानी राष्ट्र कल्याण के नाम पर जो धन आ रहा है, चाहे वो पीएम केयर फंड हो, जैसे एक वक्ता ने कहा, मैं हर फंड को हर प्रकार के जो इनफ्लो ऑफ फंड है उनको ट्रांसफर होना। कैनेडी जी को साथ में रखिएगा और स्वामी शैलेशानंद गिरी को रखिएगा, साजिद अरशीदी को रखिएगा, क्योंकि मामला यहाँ पर एनजीओ और धर्मार्थ जो संस्थाएं चलती हैं उसको लेकर के है। कैनेडी जी, आपने सुना शैलेशानंद गिरी जी कह रहे हैं कि ऐसा डर या भ्रम नहीं होना चाहिए, अगर कुछ व्यवस्थाएं हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए तो इसमें दिक्कत क्या है? आपने प्रतीश जी, आपने बोला था बच्चा पैदा ही नहीं हुआ है, उससे पहले इतना क्यों इतना डरता है, क्यों इतना प्रॉब्लम है, क्यों इतना जब डर चलता है? तो ये देखो जी, पैदा होने के बाद हमको पता चलता है बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, नहीं है तो एक हाथ नहीं है, एक पास नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो बेटर टू ट्रीट मच अर्लियर, वी कैन सेव द चाइल्ड। अगर कुछ प्रॉब्लम होने से पहले हमने उसमें क्या क्या चाहिए वो बराबर क्या करने का है वो करें तो अच्छा है। तो इसलिए सब लोग रिलेटेड पर्सन दे आर। मैं कैनेडी सर सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि देखिए यहां पर शैलेशानंद गिरी जी भी हैं, साजिद अरशीदी जी भी कह रहे हैं, साजिद अरशीदी जी कह रहे हैं कि किसी मदरसे को कोई दिक्कत नहीं है, शैलेशानंद गिरी कह रहे हैं कि धर्मार्थ कार्य के लिए कुछ पैसा कहीं से आ रहा है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ईसाई मिशनरीज को इतनी दिक्कत क्यों है? उनके अंदर डर किस बात को लेकर है? वो बिंदुवार आप 3 बिंदु बता दीजिए, क्यों डर लग रहा है ईसाई मिशनरीज को? डर क्यों लग रहा है? आपने डाइवर्टिंग द थिंग्स, आपने डाइवर्टिंग द थिंग्स, मिसलीडिंग। अच्छा, ऐसा नहीं करना जी। नहीं सर, बताइए ना, किसी भी कुछ सर 3 बिंदु बता दीजिए, किस प्रावधान में डर लग रहा है ये बता दीजिए। किस क्लॉज में डर है? ट्रांसपेरेंट, इट हैज टू बी ट्रांसपेरेंट एंड डिस्कशन शुड बी देयर, ऑलवेज डिस्कशन शुड बी देयर, एंड विद द डिस्कशन, विद द प्रॉपर डिस्कशन, एवरीथिंग कैन बी sorted out, everything can be solved। that discussion नहीं है तो कैनेडी जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ
दिस इजंट एनी इन्फेंट बेबी, ये वाला जो एक्ट है कोई नव जन्मा कोई बच्चा नहीं है। ये एक प्रकार से ग्रेजुएशन की अगली स्टेज है एक बच्चे की। मान लीजिए एक कानून था, मैंने बताया फेरा फिर फेमा, और उसके बाद हम भी देख रहे हैं FCRA वगैरह है, तो कोई नव जन्मा बच्चा नहीं है, ये एक ही बच्चे का अगला ग्रेजुएशन है, पहला विषय। दूसरा विषय ये है कि यदि इसके अंदर हम लोग, हमारे पास जो धन आता है, मेरे पास तो बच्चा भी, फाउंडेशन भी है, ट्रस्ट भी है, जनहितार्थ ट्रस्ट भी है मेरा, उसके अंदर मैं देखता हूं, पहले मीडिया के साथ में काम कर, आपको याद होगा बहुत पहले 2006 के अंदर ऑपरेशन माया हुआ था, उसके अंदर कोई अन्य धर्म का व्यक्ति नहीं बल्कि हिंदू धर्म के कुछ संतों के ऊपर उंगली उठी थी कि उन्हें फॉरेन फंडिंग होती है और फॉरेन फंडिंग का दुरुपयोग होता है। तो इसके अंदर अच्छी बात यह है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, जो जन कल्याण के कर रहे हैं, उनको एकदम ट्रांसपेरेंट रखेंगे और सरकार को बता के रखेंगे, ठीक है, होम मिनिस्ट्री को बता के रखेंगे, पाप नहीं है। देखिए मेरे उस वक्तव्य को, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उस पर बात, मैंने विवेक जी को बोला था जब आपकी कोई संस्था ही नहीं तो उस पर बात क्यों कर रहे हैं हम, मैंने ये बोला था, उसको गलत ले लिया गया। दूसरी बात, ईसाई मिशनरी को दिक्कत इसलिए है, ईसाई मिशनरी ने हमेशा आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी हमेशा उस पैसे का धर्मांतरण के लिए यूज़ किया है। मुसलमान के पास इतना पैसा आता ही नहीं है कि वो धर्मांतरण के लिए यूज़ करे, और इस्लाम में धर्मांतरण है ही नहीं। इस्लाम में तो धर्मांतरण को, ज़बरदस्ती धर्मांतरण को मना किया है, ला इकराहा फिद्दीन, दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, पैसा दे के, लालच दे के, ये इस्लाम में है ही नहीं, तो हमें किस बात का डर है। दूसरी बात ये है, अभी जैसे महाराज ने बोला कि जिस आदमी को अच्छे काम करने हैं उस आदमी को डर होना ही नहीं चाहिए। हमारे पास जो पैसा है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ये पैसा आया है, ये हमने अच्छा काम किया है, बात खत्म हो गई जी। डरेगा वो आदमी जिसको गलत करना है। एडवोकेट आलोक बेसरा जी हमारे साथ हैं, लीगल मेंबर है रोमन कैथोलिक कुर्जी पारिश चर्च पटना के। आलोक बेसरा जी, ये जो पूरी बहस चल रही है, ये जो आपत्तियां या विरोध दर्ज कराया जा रहा है, क्या इस पूरे प्रावधान को समझकर या फिर एक भ्रम की स्थिति है? देखिए, मैं समझता हूं कि ये एक भ्रम की स्थिति है इस वक्त, और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारा किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं चल रहा है इसमें। हमारी कुछ बातें हैं, उनको प्रायोरिटीज़ देने की ज़रूरत है। जैसे 16A का जो बिल के अंदर प्रावधान है कि यदि कैंसिलेशन हो जाता है किन्हीं भी कारणों से, जी, या तो रजिस्ट्रेशन रद्द कर दी जाती है, या रिन्यू नहीं हो पाता है, या ऐसा कोई भी कारण होता है, तो एकदम से आपकी प्रॉपर्टी जो है, जो भी हो, वो जब्त कर ली जाएगी। अच्छा, इस प्रावधान में ये क्लियर नहीं है कि क्या जो फंड्स हमको इंडिया से मिलता है, जो भी सारी चीज़ें मिलती हैं, क्या वो भी जब्त कर ली जाएंगी, ये भी इसमें आ रहा है। तो ये जो जब्त की बात है, ये एक थोड़ा सा दुखता रथ है। दूसरी बात, बहुत सारे यहाँ वक्ता हैं जिन्होंने इस बात को रखा कि धर्मांतरण की बात है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जो लॉ है, लॉ स्पेसिफिक है, तो हम यहाँ पे धर्मांतरण की बात अगर जोड़ रहे हैं तो उसके लिए अलग से प्रावधान बनाने की ज़रूरत है। कई स्टेट्स में ऑलरेडी एंटी कन्वर्शन लॉज का प्रावधान आ चुका है जी, हम लोग उसको वहाँ पर कैटर कर सकते हैं। लेकिन एक लॉ को दूसरे से मिक्स करने का और एक बात का आड़ में दूसरा काम करने का, ये थोड़ा सा अजीब सा चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ है, ये स्पष्ट कहीं भी नहीं है सेक्शन 3 में इस बिल का कि आपको जो है एक अथॉरिटी बना दी जाएगी, डेजिग्नेटेड अथॉरिटी। अब ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की परिभाषा क्या है, वो कौन होंगे? क्या वह कोई व्यक्ति होगा जो कि सरकार के अधीन होगा? क्या वह सरकार का इंटरेस्टेड पर्सन होगा? ये कौन होगा? जबकि अगर आप देखिएगा FCRA का जो लॉ है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी इंस्टिट्यूट है, इतना आसान नहीं है कि आप उसको कोई भी व्यक्ति अगर प्रेम शुक्ला जी, इन्होंने कहा इनकी सबसे बड़ी आपत्ति जो है प्रेम शुक्ला जी वो यही है कि अगर किसी कारणवश लाइसेंस रद्द हो जाता है, क्योंकि कई NGO कह रहे हैं कि कई बार कामकाज से जुड़े फॉर्म भरने में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं, वो भी एक आधार बन जाता है कि कैंसिलेशन का। वैसी स्थिति में वो जब्त हो जाएगी, विदेशी फंडिंग से जुड़ी जितनी भी संपत्तियां हैं। ये कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, फंड का दुरुपयोग होगा, नहीं, जब फंड का दुरुपयोग होगा तो जब्ती होगी, और जब्ती को भी आप न्यायिक चुनौती देने का आपको अधिकार है। उस जब्ती को भी ऐसा नहीं कि जब्ती हो गई तो उसके बाद कोई जो है
कोई फोरम नहीं है सुनवाई का, उसके बाद भी न्यायिक सुनवाई का पूरा आपके पास में अधिकार है। तो आप वहाँ अपनी बात रख सकते हैं कि आपकी जो जब्ती हुई है वो जब्ती गलत तरीके से हुई है, ये रखने का आपको न्यायिक फोरम मिल रहा है ना आपको, तो क्या आपत्ति है आपको? क्या भारत की न्यायपालिका पर आपको विश्वास नहीं है? भारत की कार्यपालिका पर आपको विश्वास नहीं है? कि किस पर विश्वास नहीं है ये तो बताएं। और जब फंड का दुरुपयोग होगा तब फॉर्म में भरने से गलती पर जब्त हो जाएगा, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई गलती। आलोक जी जल्दी से मैं चाहूंगा आपका कमेंट। नियम बनाया जा रहा है। आलोक जी देखिए अगर इतना ही सुचारू, मैं खुद न्यायपालिका से जुड़ा हुआ हूं और मैं जानता हूं कि न्यायपालिका में अगर कोई मामला आ जाता है तो वो कितना लंबा चलता है। अब आप ये देखिए कि मान लीजिए अगर हमारी संस्था कोई हॉस्पिटल चला रही हो और एकदम से किन्हीं भी पेपर वर्क की वजह से अगर वो बंद हो जा रहा है, मुझे आपत्ति नहीं है, मैंने बिल्कुल आपत्ति दर्ज नहीं करा है, मैं अपने आप को स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, मैंने आपत्ति दर्ज नहीं की। मैंने कहा वर्कलोड ऑलरेडी इतना है हम लोग के ऊपर। तो मैं वापस आ रहा हूँ अपने बात पर कि यदि मान लीजिए अगर हम एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, हमारी संस्था कर रही है और एकदम से उस पर ये इंस्टीट्यूट लॉ लग जाता है और वो सारी संपत्ति जब्त हो जाती है, तो आप मुझे बताएं कि जब तक हम न्यायपालिका के पास आएंगे और अपना केस दर्ज करेंगे तो वो कहाँ पे सॉल्व हो पाएगा? अनंत सर मैं आखिरी कमेंट चाहूंगा क्योंकि अब समय हो रहा है। अनंत सर इस पूरे मामले में अमेरिका की बेचैनी क्यों? हर लॉ का अपना अनंत सर इस पूरे मामले में अमेरिका की बेचैनी क्यों? हमारे FCRA है, वहां पर FARA है, FARA, और यहां से सख्त नियम है वहां पर, लेकिन वो यहां के संशोधन को लेकर बेचैन है, क्यों? देखिए प्रत्युष जी, ये बेचैनी बार बार आपको ट्रंप के बयानों में भी दिखाई दे देगा। ट्रंप हर समय, पिछले दिनों अभी 7-8 दिन पहले भी उन्होंने कहा था कि 200 करोड़ रुपए अमेरिका में भेजे जाने की क्या जरूरत थी, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर लेंगे। उसके पहले 2024 के चुनाव के ठीक पहले अगर याद करिए तो लगभग 700 या 800 करोड़ रुपया यहाँ मतदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए भेजा गया था। अरे जिस देश में ऑलरेडी चुनाव आयोग काम कर रहा है और 100 करोड़ के करीब मतदाता रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वहां अमेरिका से इतनी बड़ी राशि का आना सिर्फ इसलिए कि मतदाताओं की संख्या और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये पैसा भेजा जा रहा है। अगर उनके जो क्या UN ऐड के कोई एक संस्था है जिसके माध्यम से वो पैसे भेजते, तो उसका क्या उपयोग यहाँ होता और किस तरह से। इसलिए अमेरिका के एक प्रोविंस में, मैं नाम भूल गया प्रत्युष जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन में यकीन करते हैं और हमें अगर सरकार को पैसे देने हैं किसी चीज को शिक्षा के लिए बेहतर करने के लिए, तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को हम सरकार को सीधा देंगे। बीच में एजेंसीज के माध्यम से और ये तमाम जिस प्रकार के वहाँ फाउंडेशन और नामी और बदनामी दोनों प्रकार के फाउंडेशन है, विवेक जी ज्यादा अच्छा से जानते होंगे क्योंकि इनकी पार्टी को बहुत, इनकी पार्टी और इनकी विचारधारा से जुड़े लोगों को बड़ी फंडिंग मिलती रही है अमेरिका से। ये हालांकि कैपिटलिज्म का विरोध करते हैं लेकिन सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका से ही लेते हैं ये लोग। मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसेली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज। टाल ठोक के ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला।